हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। मतलब बेसिकली आपको इमेजिंग कंप्लीट कराना है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस। देखिए मैंने कल आपको जाते ही जाते एक तो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात बताई थी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बारे में बात बताई थी। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। इसमें होता है कि कोई किडनी किसी को डोनेट कर रहा है तो उसके कुछ सेल्स जो है वो बॉडी के लिम्फ नोड्स तक पहुंचते हैं। तो वो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? वो लिम्फ नोड्स को आपके पास टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नहीं आगे तो काम। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी एलर्जी के बारे में। ठीक है, एलर्जी में होता क्या कि जो एलर्जी होता है तो बेटा एलर्जिन जो होता है वो बॉडी में जाके आईजीई एंटीबॉडीज से जुड़ता ही मैं आपको कल आज जाने लगेगा। तो ये बन जाता है आपके पास एलर्जिन और आईजीई कॉम्प्लेक्स। ये एलर्जिन ये एलर्जिन आईजीई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जो एलर्जिन आईजीई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, ये आपके पास जाके किससे कंबाइन होता है? मास्ट सेल से या बेसोफिल से कंबाइन होता है। मास्ट सेल और बेसोफिल्स क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिलीज करते हैं। ये रिलीज हिस्टामीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये आपके पास एलर्जी की वजह से। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से। आपको थोड़ा आइडिया तो कोई ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से होती है? साल में बीमारी का नाम आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, मेरी बात अगर सुनिए बहुत सुनिए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, वो कैसे होती है? वो तकरीबन आपके पास बच्चों में होती है। आप तो नहीं सुनिए, आप अस्पताल में नहीं भर्ती हैं। मेरी तो क्लास में स्टूडेंट बैठ के जा चुके हैं या कहते हैं कि 5 साल की उम्र से इंसुलिन ले लो। ऐसे भी होगा ना, इंसुलिन डिपेंडेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होती है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। लेकिन उसमें होता ही है
एक तो इनहेरिटेंस में उनको आती है, जीन उनके जिस्म में आते हैं, वालिदैन से आते हैं। और फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है ये तो कभी कभार वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उनके पास उनको वायरल इन्फेक्शन होता है। जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है इसके खिलाफ, बीटा सेल्स के खिलाफ। बीटा सेल्स कौन से होते हैं? बीटा सेल होते हैं पैंक्रियास के अंदर। ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? ये बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, ठीक है। बीटा सेल्स क्या करते हैं? फिर इंसुलिन रिलीज करते हैं। जब बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं, नॉर्मली मुझ में आप हैं, जब एंटीबॉडी इसके खिलाफ काम करेंगी तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एंटीबॉडी जो है इस वायरस के अगेंस्ट बनी थी, लेकिन इन्हीं एंटीबॉडीज ने क्या किया? बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ? बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। जब बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया तो इनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज किया। दिस इज द केस ऑफ ऑटो, ठीक है। ये आपके पास केस है किसका? ये आपके पास केस है ऑटो इम्यूनिटी। इन दिस a person's immune system makes antibodies against itself, ठीक है। पर्सन इम्यून सिस्टम मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स, अपने ही खिलाफ क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, ठीक है। इसको हम ऑटोइम्यूनिटी कहते हैं। बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज, आपने नाम बोला आर्य रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अलावा आपके पास है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइपस, ग्रेव्स डिजीज है, एडिसन डिजीज है। इन सब की अलग अलग फीचर्स, इन सब में क्या होता है? एक कॉमन बात यह है कि बॉडी जो है वो अपने ही सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक। चलो कल मैं इसको नोट करूँ।
बता सकते हैं। मतलब देखिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपसे सारा डिस्कस कर दिया, सब आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेकंड और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि आप किसके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए। स्किल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बना के बता दूं। ये स्किन है, इसमें ये आपके पास एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस। और ये लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी इतनी मल्टी लेयर नहीं, वो कोई पैथोजन अंदर कैसे आ सकता। ठीक है, तो दिस सर्व्स एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर जो एपिडर्मिस नजर आ रही है, आपको उसके अंदर जो है डेंड्राइटिक सेल्स मिलेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स मिलेंगे। दिस इज द, ठीक है, दिस इज द डेंड्राइटिक सेल। ये इसका न्यूक्लियस है। और जिस तरह मैंने आपको कल मैक्रोफेजेस पे काम करने का तरीका बताया था ना, कि मैक्रोफेजेस क्या करती है, पॉली रेंज को इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, पॉलिंग रेंज को क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। सिमिलरली आपके पास क्या है, सिमिलरली आपके पास जो डेंड्राइटिक सेल्स है उसी तरह वो इंगल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंगल्फिंग करते हैं। और इंगल्फिंग करने के बाद जो एंटीजन देते हैं, इसकी सरफेस पर भी आपको क्या मिलेगा, मैक्रोफेजेस की जो सरफेस होता है उसकी सरफेस भी आपको एनर्जी पर मिलेगा। तो हेल्पर टी सेल्स को क्या करेंगे, जो हेल्पर टी सेल्स को जो एंटीजेंस को खाने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं अंदर नहीं आ सकते, बाहर अंदर से कोई कट वगैरह, और इनकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, हमारी स्किन का एक सर्टेन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखता है। ये सेबेशियस ग्लैंड या सेबेशियस सिक्रेशंस बाहर आती हैं, उसके क्या करते हैं, स्किन को आपको मॉइस्ट करके रखती है। ठीक है, आपकी स्किन जो है उसको मॉइस्ट करती है। जो सेबेशियस सिक्रेशन है,
ठीक है, जो सेबेशियस सिक्रीशन है वो आपकी स्किन को जो वो मॉइस्ट करती है। चलो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास ये आ गई। इसके अलावा और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर मौजूद है सीएल। इसके अलावा हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ये जो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। ये म्यूकस क्या करता है, बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। ठीक है, बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद हम उसको थूक देते हैं अल्टीमेटली। उस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाए। कोई भी चीज जो फर्स्ट लाइन हमें सेव कर सके वो चीज उसके अंदर आती है। इसके अलावा ओरल कैविटी में हमारे स्लाइवा के अंदर जो है वो लाइसोजाइम रिलीज होती है। ये लाइसोजाइम जो है प्रोटेक्शन देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हर वो तरीका जिससे आपके पास प्राइमरीली जो बाय बर्थ मौजूद है हर एक के पास पर्सन को वो सेव कर सके, वो आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो इसको नोट करें। हम इवन हमारे टीयर्स के अंदर भी लाइसोजाइम रिलीज होती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने में हमारे टीयर्स में हमारे आइस के अंदर सिक्रीशन होती है और लाइसोजाइम रिलीज करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है इनहिबिट करते हैं। कल में नोट कर लें तो आपको सपना आएगा। तो मैंने कल पढ़ा था, जाके पढ़ा तुमने घर पे? मुझे वो टॉपिक भी ऐसा ही आपको पढ़ना जरूरी है। आज पेपर, अच्छा आज पेपर, ठीक। ज्यादा चीज इसमें लेबल नहीं की, कैसा ह्यूमिडिटी से ताल्लुक बताना नहीं। ये वाला जो पार्ट नजर आ रही है स्वेट ग्लैंड नजर आ रहा है।
या बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, मीडियस कॉर्पसेस वगैरह, सब रिसेप्टर, आपकी स्किन हाईली सेंसिटिव होती है, बहुत ऐसी है कॉर्पसेस, उन्होंने कुछ भी नहीं डेवलप किया। एक जरूरी नहीं है कि आप किसी को बाउंड करेंगे कि फर्स्ट में होगा सेकंड में भी होगा, आपके पास इवन साइटोटॉक्सिसिटी का मैटर थर्ड लाइन में है, वो भी फर्स्ट लाइन में आ सकता है। स्पेसिफिकली नहीं है जहां तक ये बाउंड्री है बस, ठीक है। जब ये एंटीजन को देगी तो ये थर्ड लाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। मैंने आपको स्किन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स, वरना ओवरऑल स्किन माइक्रोऑर्गेनिजम्स अंदर आने से रोक रही है, देखिए अंदर नहीं जाने दे रही, बस ये फर्स्ट लाइन। लेकिन अगर इसके थ्रू वो आगे स्टिमुलेट कर रही है तो वो थर्ड लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने डेंड्राइटिक सेल का जिक्र इसलिए किया है कि वो डेंड्राइटिक सेल स्किन के सेल में मौजूद होती है और रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि मतलब स्किन जो है वो बेसिक रोल इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का है, लेकिन इसका रोल एज सच इसके अंदर डेंड्राइटिक सेल थर्ड लाइन में इसका रोल। लाइसोजाइम से लाइसोजाइम फ्लावर में मौजूद होता है लाइसोजाइम, LYSOZYM लाइसोजाइम। शायद आपको ये भी पता हो कि हमारे सर्वर में IgA एंटीबॉडीज मौजूद है, एंटीबॉडीज कौन सी वाली, IgA भी मौजूद है हमारे सर्वर में। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि शायद कोई डॉगी वगैरह आपने देखा होगा, चोट लग जाती है तो वो अपनी तो चोट वाली जगह पे अपना सलाइवा लगाते हैं, उसी से लगाते हैं फिर एंटीबॉडीज, ठीक है। और बाद हकीम वगैरह इंसानों को भी कहते हैं कि चोट लगी है अगर तुम्हें फौरन कोई चीज नहीं है तो होने के बाद अपना सलाइवा लगा लो, जो उससे मिल जाए। चलो अब मैं आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस बता रहा हूँ, मुझे बताएं सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस में आपको पता चल, बुखार का मैकेनिज्म पता, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में लेके बुखार आ जाए, और उसमें आपको बारी बारी पोर्शन बताता जाऊंगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास किसका, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल है बुखार। बुखार कैसे चलता है, लेकिन होता यह है कि बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है
तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, पायरोजेंस कहलाते हैं। ये पायरोजेंस ब्रेन ब्लड से होते हुए कहां चले जाते हैं, ब्रेन में पहुंच जाते हैं। ब्रेन में कहा जाएंगे, ब्रेन में ये पोर्शन कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पायरोजेंस कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे आपके पास हाइपोथैलेमस। और जब वो हाइपोथैलेमस पे पहुंचेंगे, तो हाइपोथैलेमस में पहुंचने के बाद ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये बॉडी में जितने भी हीट सेविंग मैकेनिज्म है वो शुरू कर देगा। दे स्टार्ट हीट सेविंग मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं, हीट सेविंग मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं। जब ये हीट सेविंग मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, फीवर होता है। ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, फीवर होता है। अब इस फीवर की वजह से दिस फीवर मेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफिकल्ट टू वर्क। ठीक है, ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम करने में दुश्वारी पैदा करता है। ठीक है, दिस मेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफिकल्ट टू वर्क। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करना दुश्वार कर देती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम और प्रोटीन ये डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं हाई टेम्परेचर। तो इसलिए शुरू में जो बुखार आता है ना, अगर कोई इंफेक्शन हो तो वो फेवर में होता है, यानी कि 100 102 तक बुखार जो है ना वो फेवर में होता है। यहाँ बॉडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम कर रही है कि वो जो है आपके पास सही से अपना इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, वो मर जाए, क्योंकि उनका असल हथियार जो है लाइन लगा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फीवर इज वन ऑफ द असिस्टेंट मैकेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम करने में दुश्वार करते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, आप ये कॉपी भी करेंगे और फिर साथ साथ ये भी बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कैसे काम करते हैं। very good करेंगे। आप सुने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में?
इसके बाद आगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बोला कैसे काम करता है। मैंने आपको एंटीबॉडीज के काम करने का तरीका बताया है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी आके जुड़ती है ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे, ताकि उनके फाइब्रोसाइटोसिस प्रमोट कर सके। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दे आर फॉर्म्ड बाय लिवर, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय लिवर। C1, C2, C3, C4, C5 इनके नाम ही सी से आते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रमोट फाइब्रोसाइटोसिस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स की फाइब्रोसाइटोसिस को प्रमोट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके लगे और उसकी फाइब्रोसाइटोसिस को प्रमोट करे। पहले यही बैक्टीरिया बस के भाग गया था, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से पक जाएंगे तो आसान है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का काम है। उसके बाद आएगी इन्फ्लेमेशन, किसे कहते हैं, फीवर। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले है। तीसरी चीज आपके पास है और वो है आपके पास इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का एक्चुअली मतलब है इनफायर। कब हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी, होती है if any one of the following feature appears, then it is called inflammation, ठीक है। तो उसको हम इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। अगर इसमें से कोई भी फीचर नजर आए, वो जगह रेड हो, वो जगह हॉट हो, उस जगह स्वेलिंग हो, उस जगह पेन हो, उस जगह लॉस ऑफ फंक्शन। फर्ज करें किसी को अगर आर्थराइटिस है, बुजुर्गों में खासतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अगर आप उनका नी जॉइंट देखेंगे ना तो आपको वो जगह रेड नजर आ रही है। अगर आप उन हाथ लगा के हाथ को पिछली तरफ में जॉइंट पे रखेंगे ना तो पूरा गर्म हो रहा होगा। जो जॉइंट सही होगा उसको लगाएंगे तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन ये गर्म हो रहा होगा और स्वेलिंग हुई भी होगी जॉइंट। दर्द तो वो वैसे ही बता रहा है और लॉस ऑफ फंक्शन, उनको चलने फिरने में वैसे ही तकलीफ है तो लॉस ऑफ फंक्शन। इन्फ्लेमेशन जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि जिसको होता है ये सब चीजें नजर आ रही होती है तो इंसान ने उसकी पे रेमेडी करता है, दवाई देता है या अपनी मूवमेंट लिमिटेड करता है। अगर ये चीजें ना होती तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पर्सन जो है वो उसकी रेमेडी करता ही नहीं और इंसान जो है वो उसी हालत में रहता है, ठीक है। तो पांचों में से कोई एक भी फीचर अगर आपको मिलेगी तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वहां पे दरअसल क्या होता है, दरअसल इन्फ्लेमेशन। और कभी अगर कोई चोट लगती है, ये देखिए, अगर कोई चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं जो डैमेज हुई होती हैं वो आपके पास मुख्तलिफ केमिकल रिलीज करती हैं, हिस्टामिन रिलीज होती है, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी, फिर उसके बाद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेजोडाइलेशन से क्या होता है कि ब्लड करीब आ जाता है, फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि क्या मजीद ब्लड जो है वो लॉस ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे प्लेटलेट्स एक दूसरे से आके कंबाइन होते हैं, हाथ हैंडशेक एक्टिविटी करते हैं, ये हाथ से हाथ मिला लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ से फिर जो है यहाँ से ब्लड लॉस होना जो वो बंद हो जाता है, ठीक है। दिस विल इनहिबिट्स द ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस यहाँ से होना बंद हो जाता है। So this is also the second line of defense.
प्रॉब्लम हो। और कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब हमारी स्किन के अंदर जाते हैं, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट फेगोसाइटोसिस के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कोशिश। इन्फ्लेमेशन के लिए जरूरी नहीं है कोई इन्फेक्शन हो, किसी को हार्ट अटैक भी हो ना तो उसको भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसको चेस्ट पेन है, ठीक है, उसको प्रॉपर हार्ट बीट नहीं कर रहा, उसकी लॉस ऑफ फंक्शन है, ठीक है, चीजें स्वेलिंग वहां पे आपको जो हॉटनेस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहते हैं कि अगर इन पांचों में से कोई एक भी अलामत हो तो हम उसको कहते हैं हाउ नॉट इन्फ्लेमेशन, जरूरी नहीं पांचों में। चलें, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन्फ्लेमेशन मैक्रोफेजेस। अच्छा, मजीद सुन लें कि यहाँ पर भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी साइटोटॉक्सिसिटी के जरिए काम किया जा सकता है। मुख्तलिफ वाइट ब्लड सेल जो है वो परफोरेंस ग्रेन्जाइम्स रिलीज कर सकते हैं, और वो परफोरेंस और ग्रेन्जाइम्स क्या करेंगे, दूसरे सेल के अंदर सुराख करके उसको किल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुक लेकर आए आप, बुक में अगर रीडिंग देना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात हो गई, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बारे में आपसे बात हो गई।
आज मैंने आपको शुरू में बता दिया ट्रांसप्लांटेशन, ऑटो इम्यूनिटी बता दिया, वेजिस बता दी, एक्टिव इम्यूनिटी ने बता दी, पैसिव बता दिया, एक्टिव की सप्लाई बता दी, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और उसको भी आर्टिफिशियल और नेचुरल मैंने आपको बताया। मैंने इसलिए पूछा था कि पढ़ते आएंगे कि इम्यूनिटी का टॉपिक जो है ना बड़ा बहुत बहुत डेलिकेट। तो आपके वाले एडिशन में ऐसा है पेजेस आगे पीछे लगे हुए या मेरी भी आपने से लगे? वो पूरी सही है। हेडिंग देखिए, खासतौर पर ना हेडिंग पढ़ के देखिए। इस सामने आपको जो डायग्राम नजर आ रही है उसमें कल मैंने आपको बीटा बी सेल्स कैसे काम करते हैं मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया, एंटीजेनिक रिसेप्टर जो आपको डायग्राम में सामने वाले नजर आ रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज होती है, और ये वो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये वो एंटीबॉडीज हैं कि जो कि आपके पास आर्टिफिशियली बनवाई जाती है। कैंसर के लिए एक टेस्ट होता है जो कहलाता है पेट स्कैन, ठीक है, कैंसर के लिए एक टेस्ट होता है वो कहलाता है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन के अंदर क्या करते हैं, पेट स्कैन के अंदर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती, कैंसर जिसमें छुपा हुआ, लेकिन कैंसर सेल डिवाइड हो गई, लेकिन मरीज को खुद भी नहीं पता होता कि कैंसर है, वेट लॉस भी नहीं हो रहा है क्या है। तो ये एंटीबॉडीज उन गहराई में जाके कैंसर सेल से कंबाइन हो जाती है। फिर जब पेट स्कैनिंग करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करते हैं, तो इन एंटीबॉडीज की वजह से वो कैंसर डायग्नोसिस में आता है। वो बहुत 6 डिग्री सेल्सियस का होता है, कंबल उड़ा के मरीज का टेस्ट होता है। वो आम सीटी स्कैनिंग है तो पेट स्कैन से भी पड़ा, लाख 1.5 लाख रुपए तो उसकी नॉर्मल फीस है उसको करने की। लेकिन क्या करते हैं कि बहुत ही लिमिटेड, इवन एक दिन में सिर्फ 3-4 लोगों का किसी जगह पे होता है तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। मरीज के अंदर एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं और फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाकर कंबाइन करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी आपको अपनी किताब में आपको जिक्र मिलेगा, तो वो मुख्तलिफ मखसूस कैंसर सेल से बात करना है, ठीक है। चलें, और मैंने आपको कल फाइब्रोसाइट्स बता दिए थे। ईजनोफिल्स का क्या नाम है आपके ध्यान में? अगर सर आपने कल ईजनोफिल्स देखा है तो उसका थोड़ा नाम नहीं बताया, क्या करते हैं ईजनोफिल्स? और से सुनिएगा, किसी को एस्थमा का अगर अटैक हुआ, ठीक है, किसी को अगर एस्थमा का अटैक हुआ तो एस्थमा के अटैक में होता क्या है, एस्थमा के अटैक में हिस्टामिन रिलीज होते हैं, एल्वेओलाई को कोलैप्स करते हैं। हिस्टामिन कौन रिलीज करते हैं? मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स, जो मैंने आपको कल लिखा है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, जो क्या करते हैं, एल्वेओलाई को कोलैप्स करते हैं। ध्यान में आएगा सर, बॉडी कुछ भी नहीं करती, बॉडी करती है, बॉडी कॉर्टिसोल भी रिलीज करती है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। और इसके अलावा हमारी बॉडी क्या करती है, एंटी हिस्टामिन रिलीज करती है। और एंटी हिस्टामिन किसके जरिए रिलीज करती है? ये रिलीज करती है ईजिनोफिल्स के जरिए, ठीक है। हमारी बॉडी एंटी हिस्टामिन रिलीज करती है ईजिनोफिल्स के जरिए। और इस तरह से क्या होता है कि फिर वो उसका रिएक्शन निस्बतन कम हो जाता है। जिनको माइल्ड एस्थमा होता है, ठीक है, जिनको माइल्ड